गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे गुणसूत्र की संरचना के बारे में, तो गुणसूत्र की संरचना हम पढ़ चुके थे। गुणसूत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, तो हम आगे जो किताब के हिसाब से जो दिया हुआ है वो है गुणसूत्र की परासंरचना। गुणसूत्र की परासंरचना, अगर इस संरचना को और खोलते हैं तो यहाँ पर अब देखो गुणसूत्र की परासंरचना की बात करेंगे यहाँ पर। तो गुणसूत्र की परासंरचना या न्यूक्लियोसोम प्रतिरूप के आधार पर समझाया जाता है, अर्थात गुणसूत्र जो परासंरचना के रूप में पाया जाएगा, अर्थात ये जो डीएनए यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो डीएनए किसके साथ मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है। क्या बनाएगा यहाँ पर, न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो सबसे पहले जो बनता है वो बनता है न्यूक्लियोसोम प्रतिरूप। और यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम प्रतिरूप या न्यूक्लियोसोम के रूप में जो गुणसूत्र को समझाने का प्रयास किया, ये समझाने का प्रयास किसने किया, न्यूक्लियोसोम प्रतिरूप किसने दिया, तो ये दिया कॉर्नबर्ग व थॉमस ने न्यूक्लियोसोम प्रतिरूप दिया। तो न्यूक्लियोसोम प्रतिरूप किसने दिया, कॉर्नबर्ग। और नाम न्यूक्लियोसोम नाम किसने दिया, ये आउडेट जो है, आउडेट। और उसके सहयोगी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको न्यूक्लियोसोम नाम दिया। तो कॉर्नबर्ग और थॉमसन ने न्यूक्लियोसोम प्रतिरूप दिया। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोसोम जो है वो किससे मिलकर बना होता है कि दो चीज़ों से मिलकर बनेगा। एक तो यहाँ पर न्यूक्लियोसोम की बात करेंगे, न्यूक्लियोसोम, तो ये न्यूक्लियोसोम दो भागों से मिलकर बनेगा। एक तो मिलकर बनेगा ये किससे, जिसको अपन बोलेंगे कोर पार्टिकल या केंद्रीय कण, केंद्रीय कण या केंद्रीय कण। और दूसरा भाग जो है अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो दूसरा भाग बनेगा, इस भाग को कहा जाएगा लिंकर डीएनए, जो लिंक करने का काम करेगा। जो केंद्रीय कण या कोर पार्टिकल की बात करते हैं यहाँ पर, कोर पार्टिकल की बात करेंगे तो केंद्रीय कण जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, केंद्रीय कण में यहाँ पर दो चीज़ें पाई जाएगी। एक होता है डीएनए, एक तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, डीएनए की जो श्रृंखला होती है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। और दूसरा जो है यहाँ पर ये पाया जाएगा हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार का होगा, परंतु यहाँ पर जो होगा केंद्रीय कण में यहाँ पर 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें H2A, H2B, H3 और H4 के दो अणु मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्टामर बनाते हैं। ऑक्टामर यहाँ पर क्या बनाएंगे, ये जो ऑक्टामर बनाते
ऑक्टामर अर्थात ऑक्टेट का निर्माण करते हैं यहाँ पर। तो और डीएनए इनके ऊपर लिपटा हुआ रहेगा, लिपट कर जो संरचना बनेगी। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ पर ये 8 पार्टिकल जो हैं अर्थात ये और ये पीछे होगा 1, इस तरीके से ये जो संरचना बनती है, ये संरचना क्या कहलाएगी, ऑक्टामर कहलाएगी। तो यहाँ पर जो है इनके 2-2 अणु मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्टामर बनाते हैं। तो ये जो है ये तो है स्टोन ऑक्टामर। और इस स्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए जो है वो कितना लिपटता है, इसके चारों तरफ 1 सही 3/4 भाग जो है कुंडलन, एक कुंडलन में कितना लिपटता है, 1 सही, अर्थात इसका एक कुंडलन जो है वो तो लगभग क्या रहेगा, पूरा रहेगा। जैसे मान लो यहाँ से अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ये एक अगर ये इसकी बात करते हैं यहाँ पर, ये कुंडलन जो है ये जो है मान लो ये ऊपर से जा रहा है, तो ये कहाँ से जाएगा, नीचे की तरफ से। जैसे मान लो ये कोई गोला है, तो इसमें ये ऊपर से गया, ऊपर से जाकर ये नीचे से आएगा एक कुंडलन, उसके बाद में ये इसका आधा कुंडलन हो गया। तो ऐसे होगा, तो ये ऊपर से जाएगा, ऊपर से जाके नीचे से आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये भाग जो बनेगा यहाँ पर, ये जो डीएनए जो है ये इस तरीके से इसके ऊपर लिपटा हुआ है। तो इसका जो कुंडलन है, डीएनए का कुंडलन है, ये डीएनए का कुंडलन, और ये कितना है, 1 सही 3/4। इस तरीके से यहाँ पर भी एक दूसरा न्यूक्लियोसोम होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी इस तरीके से जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब दूसरा जैसे ये हो गया, नहीं हो गया। अब देखो ये संरचना बन रही है, यही संरचना क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसोम कहलाती है, न्यूक्लियोसोम। ये भी क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम जो है ये किससे मिलकर बना होता है, स्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए के लगभग 1 सही 3/4 का कुंडलन होगा। अब क्या होगा कि दूसरा भाग जो है वो लिंकर डीएनए है, अर्थात 2 न्यूक्लियोसोमों को जोड़ने वाला डीएनए। तो ये डीएनए का जो भाग है, ये डीएनए का भाग जो है, और ये डीएनए का भाग जुड़ता है किसके द्वारा, जो एक स्टोन प्रोटीन और है जिसको क्या कहा जाता है, H1 स्टोन प्रोटीन। तो इस तरीके से ये भाग, अब ये जो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लिंकर डीएनए, जो लिंक करने वाला है। तो लिंकर डीएनए प्लस H1 स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और यही प्रतिरूप, यही संरचना क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसोम कहलाती है। अब
क्या होता है, जैसे न्यूक्लियोसोम प्रतिरूप बन जाते हैं, न्यूक्लियोसोम प्रतिरूप के बाद में ये भी आपस में क्या होते हैं, कुंडलन होते हैं। और कुंडलन होने के बाद में जो बनता है, अर्थात न्यूक्लियोसोम के कुंडलन से जो बनेगा वो बनेगा सोलेनॉइड मॉडल। क्या बनेगा यहाँ पर, सोलेनॉइड मॉडल बनता है। और एक सोलेनॉइड की बात करते हैं तो उसमें लगभग 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। और सोलेनॉइड प्रतिरूप अर्थात अगर यहाँ पर बात करें न्यूक्लियोसोम के कुंडलन से सोलेनॉइड मॉडल या प्रतिरूप बनता है। और इस सोलेनॉइड में लगभग एक सोलेनॉइड में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। तो ये सोलेनॉइड प्रतिरूप जो है ये किसने समझाया या बताया, फिंच और क्लग नाम के 2 वैज्ञानिक हैं। तो यह प्रतिरूप फिंच व क्लग ने बताया। अर्थात यहाँ पर जो है न्यूक्लियोसोम इनके कुंडलन होने से क्या बनता है, सोलेनॉइड प्रतिरूप बनता है। एक सोलेनॉइड में लगभग 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। तो इस तरीके से लगभग 300 एंगस्ट्रम व्यास की एक संरचना बनती है जिसे सोलेनॉइड प्रतिरूप कहा जाता है। आगे चलकर ये सोलेनॉइड जो है ये भी क्या होते हैं, कुंडलित होते हैं। और कुंडलित होकर एक संरचना का निर्माण होता है जिसे ही क्या कहा जाता है, अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। तो इस तरीके से गुणसूत्र का क्या होगा, निर्माण होता है। तो गुणसूत्र को अगर अपन कुंडलन को खोलेंगे तो सोलेनॉइड बनेगा, सोलेनॉइड के कुंडलन को खोलेंगे तो न्यूक्लियोसोम बनेगा, न्यूक्लियोसोम को खोलेंगे तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या। तो इस तरीके से सबसे बनता कुंडलन होता जाएगा। कुंडलन इतना गहरा हो जाएगा कि किसका निर्माण होगा, गुणसूत्र अर्थात अर्ध गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये जो अपन को न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोम के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाद में गुणसूत्र। तो अपन विपरीत चलेंगे तो गुणसूत्र को अगर खोलते हैं या अपन क्रोमेटिन जाल जो है उस क्रोमेटिन जाल को खोल कि कुंडलन को कम करते हैं तो कुंडलन कम करेंगे तो हमको अर्ध गुणसूत्र के रूप में दिखाई देगा। अर्ध गुणसूत्र के कुंडलन को कम करेंगे तो सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड के कुंडलन को और कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम को भी खोल दिया जाए तो क्या बनेगा, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन बनता है। और बात करेंगे यहाँ पर डीएनए की, तो डीएनए जिससे मिलकर बना रहेगा, जैसे डीऑक्सीराइबोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट ग्रुप, इन 3 चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियर बेसिस की अगर अपन बात करते हैं तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना रहेगा डीएनए। किस किस से, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाएगी इसमें, उसके बाद में नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरिन और पायरिमिडिन 2 पाए जाएंगे, और उसके बाद में फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। 2 मिलते हैं, डीऑक्सीराइबोस शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट और समूह जुड़ जाता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला होगी और 2 श्रृंखला अर्थात क्योंकि डीएनए की संरचना क्या होती है, डबल हेलिक्स होगी। तो इस तरीके से ये डीएनए की पैरा संरचना है जिसमें अपन को न्यूक्लियोसोम मॉडल और सोलेनॉइड मॉडल का प्रतिरूप का निर्माण हुआ। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन जो बात करेंगे यहाँ पर जो करेंगे गुणसूत्र के कार्य, गुणसूत्र जो है देखो नेक्स्ट जो है हमारा गुणसूत्र के कार्य,
गुणसूत्र के कार्य की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर गुणसूत्र का जो मुख्य काम जो है, तो पहली बात तो गुणसूत्र आनुवंशिकता के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। वाहक का मतलब गुणसूत्र जो है लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, क्योंकि गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए, और डीएनए से मिलकर किसका निर्माण होता है, जीन का निर्माण होता है। अर्थात जो डीएनए का एक स्पेसिफिक खंड जो है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइडों का संख्या जो है वो क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा, और जीन ही लक्षणों को एक पीढ़ी से, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ जो क्या होता है डीएनए, और डीएनए किस में पाया जाता है, गुणसूत्रों में। और तो गुणसूत्र जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। तो ये क्या करेंगे, आनुवंशिक पदार्थ जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है, और उन्हीं आनुवंशिक पदार्थों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का क्या होगा, गमन होगा। दूसरी अगर बात करते हैं यहाँ पर गुणसूत्रों में पाए जाने वाले जीन। अब जो गुणसूत्र में क्या पाए जाएंगे, जीन, और जीन क्या है, डीएनए का ही तो खंड है। तो इन जीनों के द्वारा क्या किया जाता है, लक्षणों का नियंत्रण किया जाता है। जीव के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, उन सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा, जीन के द्वारा। अर्थात वास्तव में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट मतलब जीन जो है डीएनए से डीएनए का निर्माण, रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद में एमआरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए कोशिका द्रव में आएगा, वहाँ ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा, और प्रोटीन जो है तो उसके द्वारा किसका निर्माण होगा, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। अर्थात जीवों के लक्षणों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है, इनडायरेक्ट रूप से इन गुणसूत्रों के द्वारा, क्योंकि गुणसूत्र जो हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा लक्षणों का क्या किया जा रहा है, नियंत्रण। तीसरी अगर बात करते हैं तो गुणसूत्र का केंद्रीय संगठन क्षेत्र। तो अपन ने देखा था कुछ गुणसूत्र ऐसे थे जिनमें द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है, और द्वितीयक संकीर्ण में एक क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं केंद्रीय संगठन क्षेत्र, और उसी केंद्रीय संगठन क्षेत्र जो है उससे किसका निर्माण किया जाता है, केंद्रिका का निर्माण किया जाता है। उसके बाद में गुणसूत्र कोशिका विभाजन में सक्रिय योगदान। जब कोशिका विभाजन जो होगा तो कोशिका विभाजन के द्वारा ही गुणसूत्रों की संख्या को नियंत्रित किया जाता है। अर्थात एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो गुणसूत्र, क्योंकि अगर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है तो लक्षणों में भी परिवर्तन होगा, तो इसलिए गुणसूत्रों की संख्या जो है वो क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणसूत्रों की संख्या निश्चित है वो किसके द्वारा है, कोशिका विभाजन के द्वारा। तो कोशिका विभाजन में भी किसका रोल है, गुणसूत्रों का। उसके बाद में अगर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है तो संख्या में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगी, विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, और ये विभिन्नताएं जो हैं वो किसमें, नई पीढ़ी के निर्माण में या जैव विकास में क्या होती है, सहायक होती हैं। तो ये थे गुणसूत्र के कार्य। तो ये चैप्टर हमारा जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है कोशिका से रिलेटेड। कोशिका के भाग जो है हमने बात की है, सबसे पहले कोशिका भित्ति के बारे में, फिर कोशिका झिल्ली के बारे में, फिर कोशिकांगों के बारे में, कोशिकांगों के बाद में केंद्रक के बारे में, केंद्रक के बाद में हमने गुणसूत्र या क्रोमेटिन जाल के बारे में पढ़ा। तो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चलेगा कोशिका विभाजन, है कोशिका से रिलेटेड ही। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे कोशिका विभाजन के बारे में।